नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। बिहार में आजकल अपराधों की भरमार है। कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। आज भी बिहार में हत्या और लूटपाट की कम से कम 1 दर्जन वारदातें हुई। पिछले 48 घंटों में 9 मर्डर हुए। 2 लोगों पर हत्या के इरादे से फायरिंग हुई। अब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। पटना में 3 जगह फायरिंग हुई। छपरा में 2 हत्याएं हुई। बेगूसराय, समस्तीपुर और मधुबनी से भी मर्डर की खबरें आई। और बिहार की पुलिस का हर जगह एक ही रटा रटाया जवाब है, जांच हो रही है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार की पुलिस अब क्रिमिनल्स को सख्त मैसेज देना चाहती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का तरीका अपनाया है। एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने कहा है कि सरकार अपराध और अपराधियों पर किसी भी कीमत पर लगाम लगाएगी। एनकाउंटर करना पड़े तो एनकाउंटर होगा, बुलडोजर चलाना पड़े तो बुलडोजर चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने पूछा, अपराधियों के एनकाउंटर पिछले 20 साल में क्यों नहीं हुए? सरकारी बुलडोजर 20 साल से खामोश क्यों है? प्रशांत किशोर ने कहा कि अब चुनाव को सामने देखकर सरकार 2-4 छोटे मोटे अपराधियों को पकड़कर मार देगी, इससे कुछ नहीं होगा। बिहार में कानून का राज तभी आएगा जब नीतीश कुमार की विदाई होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि अपराधी हर रोज फायरिंग कर रहे हैं, बेखौफ होकर लोगों की जान ले रहे हैं, पटना में रोज मर्डर हो रहे हैं और सरकार सिर्फ बयानबाजी कर रही है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है और नीतीश कुमार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। पुलिस अफसर इस बारे में क्या कहते हैं और अपराधियों के बुलंद हौसले चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको बताता हूं, पिछले 48 घंटों में बिहार में क्रिमिनल्स ने कहां तांडव मचाया। बिहार के दूर दराज के इलाकों को तो छोड़िए, राजधानी पटना में भी अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। पिछले 24 घंटों में पटना में 3 जगह गोलियां चली। एक वारदात पटना के सुल्तानगंज थाना इलाके में हुई। यहां दिन दहाड़े जितेंद्र कुमार नाम के वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस जगह पर जितेंद्र कुमार की हत्या हुई वो सुल्तानगंज थाने से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है। पुलिस की नाक के नीचे अपराधियों ने सरेआम वकील की हत्या की और फरार हो गए। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में अपराधियों ने एक छात्र को गोली मार दी और भाग गए। इसी तरह पटना के गौरीचक इलाके में बाइक मैकेनिक का काम करने वाले आलोक को अपराधियों ने गोली मार दी। हालांकि मैकेनिक खुशकिस्मत था, गोली उसके पैर में लगी, इसलिए जान बच गई। हैरानी की बात यह कि वारदात के वक्त आसपास मौजूद किसी शख्स ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया। इस फुटेज में आपको साफ साफ दिखेगा कि अपराधी कार में सवार होकर आए, हाथ में पिस्तौल लेकर बेखौफ होकर बाइक मैकेनिक की दुकान की तरफ बढ़े और दुकान पर बैठे आलोक को निशाना साधकर सरेआम फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद भी अपराधी घबराए नहीं, उन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस घटना में 30 साल के आलोक के पैर में गोली लगी है। फिलहाल वो हॉस्पिटल में है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगालकर अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ने का दावा कर रही है। कि सोगी मोड़ के पास एक मैकेनिक का काम करने वाला एक व्यक्ति आलोक कुमार, जिन्हें कुछ व्यक्ति से जो कुछ पैसे को लेकर और अन्य कारणों से कुछ विवाद था। इस क्रम में एक व्यक्ति द्वारा उन पे जो है सो फायरिंग कर दी गई और उन्हें पैर में गोली लगी है। वो अभी इलाजरत है और खतरे से बाहर है। इस संदर्भ में अभियुक्तों की पहचान कर अग्रतर गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है और विधि सम्मत कार्रवाई किया जा रहा है। बेगूसराय में भी दिन दहाड़े 3 लोगों को गोली मारी गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। यह घटना लोहिया नगर इलाके की है। इस वारदात में अमित कुमार नाम के शख्स की मौत हो गई जबकि प्रिंस कुमार और शुभम घायल हुए हैं। इन 3 लोगों पर 2 बाइक्स पर 6 नकाबपोशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और भाग गए। पुलिस इसके बाद पहुंची। अब पुलिस जांच कर रही है
और अमित के परिवार वाले न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि मर्डर का यह केस पुरानी रंजिश का मामला है। फायरिंग में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसलिए इस मामले की सभी एंगल से जांच की जा रही है। करीब 11 सवा 11 के बीच में लोहिया नगर थाना अंतर्गत दुर्गा मंदिर के पास बाघा मोहल्ले में दो युवकों को गोली लगने की बात आई है। घटनास्थल का मेरे द्वारा दौरा भी किया गया। पुलिस टीम वहाँ पे कार्रवाई कर रही है। दोनों को भर्ती कराया गया सदर अस्पताल में और सभी बिंदुओं पे हमारा कार्य जारी चल रहा है। एक की मौत हो गई है सर। उसकी हम लोग पुष्टि करेंगे, डॉक्टर से बात करता कि प्राइमा फेसी आपसी विवाद को लेकर के है। मृतक का भी एक मृतक के बारे में जानकारी मिल रही है, आपराधिक इतिहास है। सभी बिंदुओं पे हम लोग उस पर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। छपरा में भी थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक बिजनेसमैन राजू राय को गोली मार दी गई। क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, राजू अपने कुछ दोस्तों के साथ शिव पार्वती मंदिर की सजावट का काम देखने गए थे। उसी वक्त बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और फरार हो गए। एक गोली राजू राय के पेट पर लगी, दूसरी उनके पैर पर लगी है। पुलिस ने मौका वारदात से गोलियों के 4 खोखे बरामद किए हैं और दावा यह है कि अपराधियों को जल्दी पकड़ा जाएगा। इसी तरह मधुबनी में भी सलमान नाम के युवक की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। बड़ी बात है कि हत्यारे अशफाक को आसपास के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। समस्तीपुर में भी क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच देखने गए 14 साल के प्रिंस की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में एक कारोबारी रोशन कुमार को उसके घर के पास ही गोली मार दी गई। हाजीपुर में तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। यहां लालगंज इलाके में अभिषेक नाम का एक नौजवान बाजार जा रहा था। रात का वक्त था, तभी 2 बाइक सवार 4 लोग थे उसमें टोटल, अभिषेक की गाड़ी को ओवरटेक करने लगे और उसे चारों तरफ से घेर कर रोक लिया और फिर उसे गोली मार दी। पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। फायरिंग में घायल अभिषेक का बयान लेने के बाद इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ग्राम एतवारपुर का अभिषेक कुमार उर्फ लोहवा है, उसके पिताजी का नाम है रामेश्वर राय। तो उन्हीं को गोली लगी है। इस लड़का को आपस में किसी से कोई विवाद था, हालांकि लड़का का भी बयान आया नहीं है, तो घटना जो भी रहा होगा, लेकिन उसको गोली लगी है और वो अभी इलाज अंतर्गत है नोबेल अस्पताल हाजीपुर में, जहां थानाध्यक्ष को भेजा गया है उससे पूछताछ करने के लिए, उसका बयान लेने के लिए, और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। उसका जो भी बयान आता है फिर बयान का सत्यापन करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बिहार में अचानक क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, इसीलिए विरोधी दल इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार तो अचेत अवस्था में हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिहार में सरकार तो एनडीए की है। तेजस्वी ने कहा अगर मोदी के नाम पर एनडीए को वोट मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनती है, इसलिए प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। ये स्थिति बनी हुई है। बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, प्रतिनिधि जितने हैं जनप्रतिनिधि उनकी हत्या हो रही है, पुलिस की हत्या हो रही है। हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप हैं? एक बार भी चिंता दुख व्यक्त प्रकट किया है या आके भाषण देंगे? केवल मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा, रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ वोट लेने आते हैं, वोट को मिलता है तो सुरक्षा देने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की बनती कि नहीं बनती? इसके बाद कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार की सरकार पर निशाना साधा। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार राम ने कहा बिहार में गुंडाराज अपने चरम पर है।
ऐसा लग रहा है कि क्रिमिनल्स में कंपटीशन चल रहा है और नीतीश कुमार खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। गुंडा राज के आप कायम है। आप विगत 3 महीना का रिकॉर्ड देख लें और 3 महीना में सेग्रीगेट कर करके आप 15 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड निकालिए आपको आपराधिक घटनाओं का। जघन्य से जघन्य अपराध हुआ, अब ये बढ़ते जा रहा है और कोई लगाम नहीं है। जैसे लगता है कि जो है आपराधिक घटना का कंपटीशन चल रहा है कि तुम हम जज कर पटना के गली में, वीआईपी में, मिनिस्टर्स एरिया में, पॉश एरिया में कभी भी कोई घटना किसी के साथ हो सकता है। गुंडा राज में हम आने वाला समय में सरकार को ईंट से ईंट बजाने जा रहे हैं। हमारी तैयारियां चल रही इंटरनली। आने वाला समय में आप देखिएगा कि हम इनको जो है चक्का जाम कर देंगे। विपक्ष के सारे हमलों का जवाब दिया बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने। विजय सिन्हा ने कहा कि आज जो सिचुएशन है उसके पीछे आरजेडी है, उसी ने अपराधियों का हौसला बढ़ाया है, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार अपराधियों को सबक सिखाना जानती है और इसके लिए चाहे बुलडोजर चलाना पड़े या एनकाउंटर करना पड़े, वो सब कुछ किया जा रहा है जिससे अपराध पर काबू पाया जा सके। देखिए, विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी सजगता से अपराध के मनोबल को तोड़ रहा। आप देखें कि हर घटना में एक्शन हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। और सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे। हर हाल में जिस भाषा में समझेगा समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह का मुद्दा बनाया जा रहा है, ये सही बात है कि हालात बिगड़े हैं, लेकिन उतने भी नहीं बिगड़े जितना पहले खराब थे। मांझी ने कहा, पहले घटना के बाद कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब कड़ी कार्रवाई होती है और अपराधियों को सजा भी मिलती है। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था बहुत खराब नहीं हुआ जिसकी चर्चा लोग करते हैं। हाँ, डिटोरिएशन हुआ है। पहले घटना होती थी, उसका फॉलो अप एक्शन नहीं होता था, बल्कि यहां तक के होता था कि घटना करने वाले लोगों को, क्रिमिनल लोगों को एक अन्य मार्ग में बुला करके समझौता कराया जाता था, पैसा कौड़ी दिल्ली दे करके, और लोग चल जाते थे, बात होती थी। लेकिन आज दूसरी बात है। आज एक अन्य मार्ग में कोई भी क्रिमिनल आदमी नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार का इस प्रकार का आज वहां उनका हो रहा है। और फिर जब घटना होती है तो अभी आपने देखा बिहार में एक व्यापारी की हत्या, व्यवसायी की हत्या कर गई, तो 4 दिन के अंदर उद्भेदन किया गया और उसका उद्भेदनकर्ता में एक आदमी को ठोक दिया गया। इस तरह का इनकाउंटर मेरे 40 वर्ष में किसी क्रिमिनल क्राइम के अगेंस्ट में नहीं हुआ है। अब मैं आपको बिहार की राजनीति में नए प्लेयर, जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की बात सुनाता हूं। प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में रोज मर्डर हो रहे हैं, किडनैपिंग हो रही है और सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब साफ है कि लोग सत्ता के नशे में चूर हैं और अंधे हो गए हैं। सामान्य पब्लिक से जाकर पूछिए, रोज अपहरण, हत्या, लूट मार, डकैती हो रहा है और इनको अगर कानून व्यवस्था दिख रहा है तो यही बताता है कि ये लोग सत्ता के अहंकार में अंधे हो गए हैं। जनता नीचे पिस रही है और इन लोगों को लग रहा है कि बिहार में अभी बहुत बढ़िया राम राज्य चल रहा है। बिहार में पिछले 13 दिन में 50 मर्डर हुए हैं। ये एक चिंताजनक स्थिति है। इसे ठीक करने के लिए राज्य सरकार के पास न तो ज्यादा टाइम है, न ज्यादा ऑप्शन। अपराध के इस दौर को रोकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। आज के लॉ एंड ऑर्डर को लालू की सरकार से कंपेयर करने से काम नहीं चलेगा। अपराधियों पर नकेल कसी जानी चाहिए। अपराधियों के दिलो दिमाग में पुलिस का डर होना चाहिए।
इसके लिए चाहे एनकाउंटर हो, बुलडोजर चलाना पड़े, हर पैंतरे का इस्तेमाल करना होगा। पुलिस चाहे तो यह सब कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे सरकार की बैकिंग की जरूरत होगी, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है। अगर वो चूक गए तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। हालांकि आज तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ाई असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने आज साफ साफ कह दिया उनकी पार्टी बिहार में पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन के साथ अलायंस पर ओवैसी ने कहा मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती। उन्होंने आरजेडी को चिट्ठी लिखकर मिलकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। अब फैसला आरजेडी के नेताओं को करना है। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने। अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर। ओवैसी ने एक चिट्ठी लिखकर तेजस्वी को मुसीबत में डाल दिया है। अब ओवैसी सीमांचल की ज्यादातर सीटें मांगेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव में उनकी पार्टी के 5 विधायक यहीं से जीते थे। लेकिन इन 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अब ओवैसी इन सीटों की मांग करेंगे, क्योंकि ये सीटें उन्होंने जीती थी और वो जानते हैं कि तेजस्वी अपने विधायकों का टिकट काटकर ओवैसी को सीटें नहीं देंगे। इसलिए अलायंस में नहीं होगा और ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम भी तेजस्वी नहीं लगा पाएंगे। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। आज श्रीनगर में जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पुलिस से हाथापाई हुई। उमर अब्दुल्ला पुलिस से बचने के लिए बिना बताए चुपचाप घर से निकले। श्रीनगर के बाजारों से पैदल होते हुए अपने समर्थकों के साथ दीवार फांदकर मज़ार शोहदा पर जाकर फातिहा पढ़ा। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता कल से ही मज़ार शोहदा पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे 22 कश्मीरी डोगरा राजा हरि सिंह की सेना की गोलियों का शिकार हुए थे। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस मनाया जाता था। इस दिन ऑफिशियल हॉलिडे होता था। हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद सरकार ने 13 जुलाई की सरकारी छुट्टी खत्म कर दी। क्योंकि कल 13 जुलाई थी, जम्मू कश्मीर के तमाम नेता हर साल मज़ार शोहदा पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। इसलिए प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाए। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, अल्ताफ बुखारी और सज्जाद लोन समेत तमाम नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया। उसके बाद आज उमर अब्दुल्ला अपने घर से निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका, धक्का मुक्की भी हुई। उमर अब्दुल्ला वापस लौट गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चुपके से कुछ लोगों के साथ घर से निकले, मजार से कुछ दूर पहले गाड़ी रुकवाई और अपने समर्थकों के साथ पैदल ही मज़ार शोहदा पहुंच गए। गेट बंद था। उमर अब्दुल्ला और उनके सपोर्टर्स दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए। फिर उनके पार्टी के दूसरे नेता और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचे और मजार पर फातिहा पढ़ा। उमर अब्दुल्ला ने कहा केंद्र सरकार के इशारे पर जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट उनके जैसे इलेक्टेड प्रतिनिधियों को रोकने की कोशिश कर रही है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने से रोक रही है। ये ठीक नहीं है। इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहटा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की।
ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहाँ सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहाँ पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहाँ आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। इस मामले में ममता बनर्जी ने उमर अब्दुल्ला को सपोर्ट किया। ममता ने ट्विटर पर लिखा, आखिर शहीदों के नाम पर फातिहा पढ़ने से सरकार को क्या दिक्कत है? एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर से पुलिस का ऐसा सलूक शर्मनाक है। लेकिन बीजेपी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने आज मजार पर जाकर फातिहा पढ़ने का जो ड्रामा किया वो असल में कश्मीरी पंडितों का अपमान है, क्योंकि 13 जुलाई को कश्मीरी पंडित ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। इसलिए उमर अब्दुल्ला को अगर वाकई में 13 जुलाई को शोक मनाना है तो वो कश्मीरी पंडितों के साथ ब्लैक डे मनाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कब्रों पे सियासत की है। 13 जुलाई एक हिस्टोरिक ब्लंडर थी और 2020 को उस ब्लंडर को ठीक किया गया जब छुट्टी मनसूख की गई और सरकारी तौर पे जो फंक्शन होती थी उसको भी मनसूख किया गया। और जहां तक 13 जुलाई को ये शहीद कहते हैं, लेकिन असल में अगर देखेंगे इस दिन को कश्मीरी पंडित जो इस समाज का हिस्सा है, बट लूट दिवस, मतलब उस दिन कश्मीरी पंडितों की लूटमार की गई थी, उस दिन को वो ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं। अगर ये कहते हैं कि शहीद है तो उन कश्मीरी पंडितों, 11 कश्मीरी पंडितों का जो उस दिन मारे गए दंगाइयों के जरिए जब वो दंगा हुआ था, तो उनका नाम क्यों नहीं देते हैं? क्या वो 1931 को फिर दोहराना चाहते हैं? जो बचे कुछ कश्मीरी पंडित है क्या उनके साथ फिर वो करना चाहते हैं? उमर साहब को फातिहा पढ़ना है, मैं भी मुसलमान हूं, वो भी मुसलमान है, फातिहा हम घर में भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ये सियासी ड्रामेबाजी वहां जाके फिर कश्मीर को आग में झोंकना, ये इनकी प्लानिंग है। ये इरेलेवेंट हुए हैं अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए। अब ये पॉलिटिकल स्टंट है, इसके सिवा और कुछ नहीं। आज श्रीनगर में पुलिस ने उमर अब्दुल्ला के साथ जो सलूक किया वो गलत है। एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर के साथ इस तरह के व्यवहार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला दीवार फांदकर सिक्योरिटी को पीछे छोड़कर चले गए, ये भी खतरनाक है। इसमें कोई शक नहीं कि मज़ार शहदा में जाना उमर अब्दुल्ला की सियासी मजबूरी है। वो जानते हैं कि कश्मीरी पंडित 13 जुलाई को ब्लैक डे मनाते हैं। वो ये भी जानते हैं कि इससे कश्मीरी पंडितों की भावनाएं आहत होंगी, लेकिन इसके लिए उन्हें घर में नजरबंद कर देना, मज़ार पर जाने से रोकना, ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से उमर अब्दुल्ला का व्यवहार बहुत डिग्निफाइड रहा है। उनके साथ भी डिग्निटी और सम्मान के साथ डील करना चाहिए। अब बात करते हैं धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले छांगुर बाबा की। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले कारनामे अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में पता चला है कि हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाने के लिए जमालुद्दीन ने देश भर में 3000 एजेंट फैला रखे हैं। खासतौर पर यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र पर उसका फोकस था। धर्मांतरण का तरीका एक ही था। जमालुद्दीन के एजेंट हिंदू लड़कियों को हिंदू बनकर अपने जाल में फंसाते थे। पहले उनसे हिंदू बनकर शादी करते थे, फिर उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करते थे और बाद में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। पता लगा है कि कन्वर्जन रैकेट की कमान जमालुद्दीन का बेटा महबूब संभालता था, जबकि नवीन रोहरा टेक्निकल सपोर्ट करता था। जमालुद्दीन के एजेंट आम लोगों की तरह शहर में घूमकर उन हिंदू लड़कियों के बारे में जानकारी देते थे जो सॉफ्ट टारगेट बन सकती थी। इसके बाद हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर एक्टिव किया जाता था। जमालुद्दीन के पकड़े जाने के बाद उसके रैकेट की शिकार हुई कई लड़कियां अब सामने आकर अपनी दास्तान बता रही हैं।
इस गैंग की शिकार होने वाली औरैया की एक लड़की ने बताया कि रुद्र नाम के लड़के ने उसे जमालुद्दीन से मिलवाया और जब रुद्र के साथ उसका निकाह कराया गया तब उसे पता चला कि मुसलमान है और रुद्र का असली नाम मेराज है। लड़की ने बताया कि मेराज के घर पर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात होती थी। उसे पाकिस्तान भेजने की प्लानिंग हो रही थी, लेकिन वो किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो गई। 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे, उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। पीछे आया था, उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा का मकसद सिर्फ धर्म परिवर्तन कराना था, चाहे पैसे के जोर पर हो या फिर जबरदस्ती हो। उसका गैंग तरह तरह के तरीके अपनाता था। ऑब्जेक्शनेबल वीडियो बनाने की जो बात पीड़िता ने बताई, वही बात जमालुद्दीन उर्फ छांगुर की शिकार एक और महिला ने कंफर्म की। कर्नाटक की महिला अनाथ थी। इस महिला को वसीम नाम के लड़के ने राजू राठौर बनकर सोशल मीडिया के जरिए अपने जाल में फंसाया। उसे शादी, परिवार के ख्वाब दिखाकर सऊदी अरब बुलाया और जब ये महिला वहां पहुंची तो छांगुर के इशारे पर उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई और जब इस महिला ने इनकार किया तो महिला के साथ गैंगरेप हुआ। इसके अश्लील वीडियो बनाए गए, उसे ब्लैकमेल किया गया। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ और मैं कर्नाटक बेंगलोर की रहने वाली हूँ। मेरी जो इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे मुलाकात हुई थी राजू राठौर से, जो रियल नाम उनका वसीम है। वो सऊदी में रहता है और मेरे को इन्होंने इंस्टाग्राम पे मिल गई थी तो इन्होंने मुझे वही प्रेम जाल में फंसा लिया। मेरी फैमिली नहीं थी, मैं अनाथ हूँ, तो मैं इनके फैमिली इमोशनल ब्लैकमेल में आ गई। इन्होंने 2021 में सऊदी बुलाया मुझे। सऊदी बुलाने के बाद छांगुर को कॉल किया कि लड़की आ चुकी है सोनू, इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए। वीडियो कॉल किया था। वीडियो कॉल किया। छांगुर ने बोला मेरी तबीयत खराब है और मैं नहीं आ सकता और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है, मेरा ये मुरीद है, क्या उनका राइट है ना। उन्होंने बोला मेरा बदर अख्तर सिंध की जो है मुरीद है, वो आएगा और वो इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा, वो आ जाएगा। 3 दिन बाद ये वहाँ पे आते हैं, मॉडलिंग भी करता है ये और ये बहुत सारी लड़कियों को फंसा सकता है। ये सोचता है मेरा चिकना चेहरा पता नहीं किन लड़की को। मेरठ का रहने वाला और दिल्ली नोएडा के अंदर इसने बिजनेस कर रखा है। तो इन्होंने मेरे पे दबाव बनाया, मैंने मना कि मेरे अश्लील वीडियो बना लिए गए और मुझे ये बोला गया हमने कई लड़कियों को यहाँ पे लाके करवा चुके हैं और तेरे लिए भी अच्छा लड़का देख देंगे। हम गरीब लड़कियों को लाके करोड़पति अरबपतियों से सेकान निकाह करवा चुके हैं। तो फिर मेरे को कर्नाटका भेज दिया। फिर पैसे की डिमांड हुई, 10 लाख रुपए मेरे से ऑनलाइन लिए गए। वहाँ से लेने के बावजूद जब पुलिस में कंप्लेंट मैंने वहाँ की तो इन्होंने सहारनपुर बुलाया, वहाँ पे गैंगरेप करवा दिया गया मेरा। उन्होंने मुझे सिगरेटों से जलाया, चाकुओं से गोद दिया गया, प्लास्टिक कवर मेरे ऊपर डाले। मेरे चेहरे की हालत देख लीजिए, 5 टाइम मेरे पे हमला हो चुका है। इस महिला ने कहा कि जब से इसने छांगुर की सच्चाई दुनिया को बताई है तब से उसे धमकी भरे फोन आ रहे हैं। उसे सऊदी अरब और पाकिस्तान से कॉल करके मारने की धमकी दी जा रही है। ये है वो राजू राठौर उर्फ वसीम और अभी जो है 10 तारीख को 6:13 पे जो मुझे धमकी मिली है और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं इनके राज खोल रही हूँ, तो इसलिए मुझे मारने के लिए धमकी दी गई है सऊदी से। आप ये सऊदी का नंबर देख लीजिए, जो पाकिस्तान के आदमी का इस पे पिक लगा है और पाकिस्तान के लोग उसके पास बहुत रहते हैं, हद से ज्यादा पाकिस्तान के लोग उसके पास में है। अगर खिंगोले के हजारों लड़के इन्होंने जो हिंदू बन कर तैयार किए हैं वो है सऊदी के अंदर। इनकी आईडी देखिए आप, सारों ने हिंदू के नाम से इनकी यहाँ आइडिया देखिए, इनके गांव में सारे हिंदू बन के कर रहे हैं। छांगुर से कितनी बार आपकी मुलाकात हुई आमने सामने? आमने सामने मेरी एक बार मुलाकात हुई जब बेहोशी की हालत में ये मुझे लेके गए थे, अभी रेप करने के बावजूद। उससे पहले वीडियो कॉल पे बात हुई है, जो भी वो लोग करवाते थे 3 महीने। इनकी फैमिली के टच में भी है ये छांगुर। छांगुर बाबा की शिकार एक और महिला ने कहा छांगुर भले गिरफ्तार हो गया हो लेकिन उसका नेटवर्क अभी भी एक्टिव है। धर्मांतरण का काम अब भी चल रहा है।
इस महिला ने कहा कि छांगुर के 500 से ज्यादा एजेंट्स सऊदी अरब में हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में जमालुद्दीन के 1000 से ज्यादा एजेंट हैं। इस महिला ने बताया कि बलरामपुर की दरगाह छांगुर के धर्मांतरण का अड्डा है और जमालुद्दीन 5000 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन करा चुका है। सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर 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 एक गैंग का सरगना है। गैंग का सरगना सारे काम को एग्जीक्यूट नहीं करता। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। अगर इसमें कुछ नाम लिए जाएंगे, कुछ की अरेस्टिंग हो गई, तो ये 40 साल पुराना खेल निकलेगा, जो सबूत के साथ मिलेगा आप सबको। मेरे पास जो आया था लड़का, उसका नाम अमित था। उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है, जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ। उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। सरगना गिरफ्तार हुआ है। सरगना की गिरफ्तार होने से सारे राज नहीं खुलेंगे। राज वहाँ से खुलेंगे जो सक्रिय सदस्य अभी भी काम कर रहे हैं, जो धमका रहे हैं, वो राज खोलेंगे जब उनको पकड़ा जाएगा। क्योंकि छांगुर एक मास्टरमाइंड था। उसने आप देखें तो प्रॉपर्टी उसकी ज्यादातर अपने नाम से नहीं है, दूसरों के नाम से उसने प्रॉपर्टी ली हुई है। दूसरों के नाम से वो खेल खेल रहा है और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है। जो गैंग का सरगना है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियां मुस्लिम है, जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जमालुद्दीन सिर्फ हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाता था। इसके टारगेट पर गरीब हिंदू भी होते थे। बलरामपुर के नरेंद्र मिश्रा भी जमालुद्दीन की चंगुल में फंसे थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। तो जमालुद्दीन और उसके गुंडों ने नरेंद्र मिश्रा को धमकाया और इसके बाद नरेंद्र मिश्रा यूपी एटीएस के पास पहुंचे और उनकी शिकायत के बाद ही छांगुर के खिलाफ एक्शन तेज हुआ। छांगुर बाबा और मेरा संपर्क कोर्ट कचहरी एक ही था। मुख्यालय पे वो भी आते थे, हम लोग भी आते थे। उसका जलवाल देखकर कोई भी संपर्क में आ जाता था। प्रभावित होकर इसे दुआ सलाम कर लिए। दुआ सलाम किए तो 1500 इसके गुर्गे जिसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपकी जो आदमी हैं, हमारे उठने के बाद में वो संपर्क करके 1500 रुपये जेब में डाल देते। जब हमारा उनका संपर्क 2-4-6 महीना चला, तब उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है नरेंद्र, हिंदू समाज में क्या रखा है, आप मुस्लिम में आ जाएगा, 15-16 लाख रुपया दूंगा। वो कहता था कि आगे ऐसे ही होगा, इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, और आप लोग पहले से आ जाओगे तो हम लोग थोड़ा और मजबूत हो जाएंगे। और वो उसका मिशन था अयोध्या का जो मंदिर बना था, उसको अच्छा नहीं लगा था, उस पर भी इसका निशाना था। छांगुर बाबा पर अब शिकंजा कस चुका है। आज छांगुर के बलरामपुर के घर में डीएम ने नोटिस भेज दिया। प्रशासन छांगुर बाबा की इलीगल कोठी को तोड़ने का खर्चा भी जमालुद्दीन से वसूलेगी। बलरामपुर के डीएम के निर्देश पर 8,55,000 की वसूली का नोटिस आज छांगुर के ठिकानों पर चिपकाया गया। इसके अलावा जमालुद्दीन के करीबी नवीन रोहरा के उतरौला के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बिजली के बिल की वसूली का नोटिस दिया गया। छांगुर बाबा के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। और हैरत की बात है, एक शख्स जो साइकिल पर फेरी लगाकर अंगूठियां बेचता हो, वो कुछ ही सालों में करोड़पति बन जाए। जमालुद्दीन से छांगुर पीर बाबा बन गया। उसके खातों में 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो गया। उसने देश भर में एजेंट्स का जाल फैला लिया, बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया और पुलिस को उसकी कानो कान खबर नहीं मिली। इसका मतलब पूरे सिस्टम में कहीं बड़ी कमी है। आगे बढ़ते हैं। एयरलाइंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी डीजीसीए ने आज सभी एयरलाइंस से कहा कि वो अपने फ्लीट में शामिल सारे बोइंग विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच करें। इसके बाद अब देश की सभी एयरलाइंस के 209 बोइंग सिविल एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंट्रोल की स्विच की जांच की जाएगी। एयरलाइंस को इस जांच की रिपोर्ट एक हफ्ते में डीजीसीए को देनी होगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की एडवाइजरी पिछले महीने अहमदाबाद में हुए बोइंग विमान के हादसे की
प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद आई है। शनिवार को आधी रात के बाद एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने उस हादसे की शुरुआती रिपोर्ट जारी की थी। AIB की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अहमदाबाद में जो बोइंग विमान क्रैश हुआ उसका फ्यूल कंट्रोल स्विच टेक ऑफ के तुरंत बाद ऑफ हो गया था, यानी इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद हो गई थी। जिसके बाद एक पायलट ने दूसरे से पूछा था क्या उसने स्विच ऑफ किया, और जवाब में दूसरे पायलट ने कहा उसने फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ नहीं किया। इस बातचीत के रिकॉर्डिंग के आधार पर यह आशंका जताई गई कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश पायलट्स की गलती से हुआ। हैरानी की बात यह कि AAIB की रिपोर्ट ऑफिशियली रिलीज होने से पहले ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे पब्लिश कर दिया था। कल भी वेस्टर्न मीडिया ने इसे प्रोमिनेंटली पब्लिश किया। रॉयटर्स, स्काई न्यूज, BBC और CNN जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने इस इंटरिम रिपोर्ट के आधार पर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के लिए विमान के पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया। पायलट्स की एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है। पायलट्स ने कहा इस तरह की रिपोर्ट बिना तथ्यों के आधार पर, बिना पूरी जांच किए पायलट्स को कटघरे में खड़ा करने की नीयत से रिलीज की गई है। कुछ एक्सपर्ट ने कहा कि हादसे की जांच करने वालों को प्लेन की बेसिक फंक्शनिंग तक नहीं मालूम और वो बिना पूरी जानकारी जुटाए पायलट पर सवाल उठा रहे हैं, यह गलत है। Firstly, the timing of the release of this document, such an important document, is done in the middle of the night. Secondly, it does not have a signature of anybody. Thirdly, the same report with the exact same contents were released 2 days back by Wall Street Journal. And there are selected cockpit voice recorder details as one sentence, which is misleading. There is no altitude of the aircraft given, where the speed of the aircraft is given. These are all elementary mistakes. Terms like full authority digital engine control is given as dual engine control, so you don't even know the basics to get that right. These are the reasons that we've been saying right from the beginning that we are not happy with the investigation, and it is going in the direction of blaming the pilots before even the inquiry is completed. असल में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट बिना किसी सिग्नेचर के आधी रात को रिलीज की गई थी, यह बात सही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2019 में बोइंग कंपनी ने अपने सभी बोइंग 787-8 एयरक्राफ्ट्स के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल को बदलने की एडवाइजरी जारी की थी, जिसके बाद एयर इंडिया ने 2019 में और 2023 में TCM चेंज किए थे। इसी मॉड्यूल में फ्यूल कंट्रोल स्विच भी होते हैं। AAIB ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। इसलिए एविएशन एक्सपर्ट ये सवाल पूछ रहे हैं कि AAIB दो तरह की बात रिपोर्ट में कैसे कह सकते हैं। इससे समझ ही नहीं आता कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में AAIB आखिर कहना क्या चाहता है। ये जो रिपोर्ट आई इसमें मैं तो इसको एग्री नहीं करता, क्योंकि ये रिपोर्ट ठीक नहीं। क्योंकि एक्सीडेंट जो उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। पायलट की इन्फॉर्मेशन दी गई, उसने कितने घंटे फ्लाइंग करी थी, उसकी लाइसेंस कब इशू होता, ये सारी बातें करी है। जो मेन मुद्दा है कि क्रैश कैसे हुआ, उसे कौन रिस्पॉन्सिबल था, जहाज की सिचुएशन, वो नहीं इन्होंने बताई। ये सारी बातें जो है ना, अगर आप किसी ऑनेस्ट आदमी को बिठाओगे, ये सारा खेल हुआ 33-34 सेकंड के अंदर। टेक ऑफ एयरबोर्न होने के 33 सेकंड 34 सेकंड के अंदर जहाज का, उसमें उसने इतनी बातें करी हैं। तुमने लीवर कैसे बंद कर दिया, वो फ्यूल लीवर कैसे बंद हो गया, ये गलत है। कई दफे ये फ्यूल लीवर और फ्लैप लीवर ये एकदम अपने आप नहीं, ये जैसे आपके स्विच है पंखे का, बत्ती का, ऐसे स्विच नहीं होते। ये स्विच के अंदर लॉकिंग होती है, उसको उठा के फिर खींचना पड़ता है। लेकिन कई दफा होता है कि इम्पैक्ट, जहाज का क्रैश का इम्पैक्ट इतना जोर से होता है कि वो लीवर टूट के नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब नहीं कि उसने सिलेक्ट करा, ये तो इंक्वायरी का विषय है। ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये इतने एक्सपर्ट आदमी नहीं है, इन्होंने ना तो कभी कोई इन्वेस्टिगेशन करी है, ना इनको तजर्बा है पास्ट का, और ये अपने किसी को सेटिस्फाई करने के लिए रिपोर्टें बनाएंगे और गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर लेगी। दुनिया के बड़े बड़े एविएशन एक्सपर्ट्स ने अहमदाबाद क्रैश को लेकर AAIB की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। ब्रिटेन के एक्स एयरलाइन पायलट
टेरी टोजर ने कहा कि उन्हें तो इस रिपोर्ट से झटका लगा। इतने एक्सपीरियंस पायलट्स का टेक ऑफ के बाद फ्यूल कंट्रोल स्विच को ऑफ करना गले नहीं उतरता। मुझे तो इस रिपोर्ट से सदमा लगा है। लिफ्ट ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही इंजन की स्विच के कट ऑफ को सेलेक्ट किया गया। ये बड़ी अजीब बात है। इस स्विच को इस तरह से बनाया गया है कि इंजन को ईंधन की सप्लाई बंद हो जाती है। तो अगर आप इस स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होगा। ये डिजाइन का हिस्सा है और इसको फिर से सेट किया जाए। तो अगर इंजन फेल होता है तो असामान्य स्थिति में इन स्विचेस को ऑन से ऑफ और फिर से ऑन करना होता है, जिससे इंजन रीस्टार्ट होगा। और डिजाइन के मुताबिक इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। बदकिस्मती से विमान इतनी कम ऊंचाई पर था और इंजन बस रिकवर ही हो रहे थे, तो उनके पास पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू ने कहा यह शुरुआती रिपोर्ट है, अभी जांच हो रही है, इसलिए शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर कोई कंक्लूजन निकालना ठीक नहीं है। पायलट्स पर उंगली उठाना गलत होगा। सबको फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। Regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we will be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in, so that we can arrive at some conclusions. I don't think we should jump into any conclusions on this. I truly believe we have the most wonderful workforce in terms of pilots and the crew in the whole world. I have to appreciate all the efforts the pilots and the crew in this country are putting into the aviation. They are the backbone of this civil aviation. They are the primary resource of civil aviation, and we care for the welfare and the well-being of our pilots also. So let's not jump to any conclusions at this stage. Let us wait for the final report. सब जानना चाहते हैं कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्यों हुआ, कहां गलती थी, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, दोनों इंजन एक साथ फेल कैसे हो गए, 30 सेकंड के अंदर विमान नीचे कैसे गिर गया। पर जो रिपोर्ट आई है ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि क्रैश की रिपोर्ट से तो नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या ये रिपोर्ट बोइंग को बचाने के लिए जारी की गई? क्या ये रिपोर्ट सारा ब्लेम पायलट्स पर डालने के लिए रिलीज की गई? ये रिपोर्ट आधी रात को क्यों रिलीज की गई? इंटरनेशनल मीडिया ने इसका एक तरफा इंटरप्रिटेशन क्यों कर लिया? इन सारे सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। एयर इंडिया के क्रैश की इंक्वायरी इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि किसी को दोषी ठहराया जाए या किसी को बचाया जाए। यह जांच तो यह पता लगाने के लिए कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा क्यों हुआ, ताकि आने वाले समय में इस तरह के किसी भी खतरे से बचा जा सके। यह सवाल सिर्फ एक फ्लाइट का नहीं है, दुनिया भर में उड़ रही बोइंग की सभी फ्लाइट्स के रिस्क का है। इसीलिए इस मामले की डिटेल रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए। इसमें इंतजार का स्कोप कम है। अब बात करते हैं भारत चीन रिश्तों की। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ भारत का सीमा विवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और दोनों देश इस मसले को सुलझाने के लिए लगातार बात कर रहे हैं। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार चीन गए हैं। जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए बीजिंग में हैं। आज विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने एससीओ की अध्यक्षता के लिए चीन का फुल सपोर्ट किया। दोनों नेताओं के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने आपसी संबंध बेहतर बनाने के लिए तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। चीन के वाइस प्रेसिडेंट हान झेंग से विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, इस वक्त दुनिया के तमाम इलाकों में संघर्ष चल रहा है, देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। ऐसे माहौल में दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन और भारत के रिश्ते अच्छे होना जरूरी है। जयशंकर ने कहा कि पिछले साल रूस में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद से भारत और चीन के रिश्तों में सुधार आ रहा है। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुरू होना इसका सबूत है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत में जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के रिश्ते सुधारने के लिए
जरूरी है कि सीमा विवाद का आपसी सहमति से हल निकाला जाए। दोनों देशों ने इस मामले में पिछले 9 महीने में काफी तरक्की की है, लेकिन अभी कई मसले सुलझने बाकी हैं। This year, we are marking the 75th year of the establishment of diplomatic relations between our two countries. We appreciate that the Kailash Mansarovar Yatra has also resumed after a gap of 5 years. I thank the Chinese side for the cooperation on this matter. We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन यात्रा को लेकर यह दावा करना कि रिश्ते सामान्य बनाने में प्रगति हुई है, डिप्लोमेटिक भाषा लगती है। असली बात तो एनएसए अजीत डोवल ने कही थी। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान मिलकर लड़े। आर्मी ने भी कहा कि पाकिस्तान को चीन ने न केवल हथियार दिए बल्कि रणनीति बनाने में मदद की, इंटेलिजेंस चीन के साथ शेयर की। इसीलिए चीन के साथ रिश्ते दुधारी तलवार की तरह हैं। ये रिश्ते सामान्य हो पाएंगे, इसकी उम्मीद फिलहाल कम है, पर डिप्लोमेसी कहती है टकराव के बजाय बातचीत करते रहना चाहिए, रिश्ते सुधारने की कोशिश जारी रहनी चाहिए और जयशंकर की चीन यात्रा इसी दिशा में एक प्रयास है। अगर आप किसी कैंटीन में जाएं तो वहाँ जलेबी, समोसे, कचौरी और वड़ा पाव की तस्वीर के साथ वैसी ही चेतावनी लिखी हो जैसी सिगरेट, बीड़ी और गुटखे के पैकेट्स पर लिखी होती है तो शायद आप चौंक जाएं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके मुताबिक जलेबी, समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, फ्रेंच फ्राइज जैसे स्नैक्स में मौजूद शुगर और ऑयल सेहत के लिए उतने ही खतरनाक हैं जितना तंबाकू। देश में बढ़ते मोटापे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस को देखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी मंत्रालयों, विभागों और ऑटोनोमस बॉडी से कहा है कि वो समोसा, कचौरी, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और वड़ा पाव जैसे स्नैक्स में कितनी शुगर है, कितना ऑयल है, ये साफ साफ लिखें और उसे लेकर एक चेतावनी का बोर्ड लगाएं जिससे लोगों में इसे लेकर जागरूकता पैदा हो, लोग मोटापे और इससे होने वाली दूसरी बीमारियों से बच सकें। इसे लेकर हेल्थ सेक्रेटरी पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि देश में बड़ों और बच्चों दोनों में मोटापे की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। शहरी इलाकों में 5 में से 1 एडल्ट मोटापे का शिकार है। 2021 में देश में 18 करोड़ लोग मोटापे की गिरफ्त में थे, लेकिन 2050 तक ये संख्या 44.9 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसलिए इसे रोकना बहुत जरूरी है। सरकार जंक फूड को सिगरेट की तरह खतरनाक मानकर लोगों को सतर्क करना चाहती है। सरकार की कोशिश है लोग जंक फूड के खतरों को समझें और उन्हें पता हो जो वो खा रहे हैं उससे कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अनहेल्दी फूड के बारे में वार्निंग बोर्ड लगाने का सुझाव दिया गया है। The obesity in India, urban, it has increased by 39.6%. And in rural area, most astonishing that our rural area is now also facing the same problem, and the obesity has increased to 23.1%. We have to understand how our food habits are changing, and so we have to see to it. And it is also projected that 1/3 of the population will be, by 2050, will be obese. So this is one thing which we should keep in mind, and we should also be very careful about it. शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने कहा सरकार मोटापे की समस्या लोगों को बचाने के लिए कदम उठा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन लिस्ट में समोसा, जलेबी, कचौरी के ऐसे इंडियन फूड के साथ साथ बर्गर, पिज्ज़ा, डोनट्स को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर नौजवान बर्गर और पिज्ज़ा ही खाते हैं।
भी चाहते हैं कि भारत में जो ओबिसिटी है, मोटापा है, वो कम होना चाहिए, एक प्रकार से रिवर्स करना चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि समान रूप से विदेशी जंक फूड, भारतीय जंक फूड, फॉरेन अनहेल्दी फूड, इंडियन अनहेल्दी फूड, दोनों को समान रूप से रेगुलेट किया जाना चाहिए। एक प्रकार से एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यदि भारत सरकार समोसा, जलेबी को रेगुलेट करना चाहते हैं, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ बर्गर्स, डोनट्स, पिज्ज़ाज, जो वेस्टर्न पश्चिम अनहेल्दी फूड्स हैं, उस पर भी रेगुलेशन होना चाहिए। यदि हम छोटे व्यापारी जो सड़कों पे समोसा बेचते हैं, जलेबी बेचते हैं, इसके साथ साथ मैकडॉनल्ड्स जैसी ईटरीज को भी हमें रेगुलेट करना होगा। वहाँ के ग्राहकों को भी हमें एक प्रकार से वहाँ भी जागरूकता फैलाना होगा कि ये भी फूड बहुत अनहेल्दी है। तो दोनों प्रकार से एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें बनाना होगा हमारे देश में। बात समोसे जलेबी की नहीं है, बात बर्गर और पिज्ज़ा की नहीं है, हर तरह के अनहेल्दी फूड की है। असली बात लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ओवरवेट होने की है, और ये हमारे देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वजन ज्यादा होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं। ये बीमारियां कैंसर, किडनी और हार्ट डिजीज की तरफ ले जाती हैं। इसलिए मोटी बात है कि सबको मोटा होने से बचना चाहिए, वेट पर कंट्रोल रखना चाहिए, और इसके लिए जंक फूड कम से कम खाना चाहिए। राजस्थान से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने एक नया कारनामा किया। बाल मुकुंद आचार्य कांवड़ियों की सुरक्षा की मांग करने पुलिस स्टेशन में गए और थाने में जाकर थानेदार की कुर्सी पर जम गए। असल में जयपुर के रामगंज में दो पक्षों के बीच जमकर पत्थर चले थे। मामला छेड़छाड़ का था। चूंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, इसलिए एमएलए साहब रामगंज थाने पहुंच गए। पुलिस वालों से कानून व्यवस्था और कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा की मांग करने लगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद बाल मुकुंद आचार्य ने शेखी बखारने के लिए पुलिस अफसरों के साथ हुई मीटिंग की फोटो खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, और यहीं से विवाद शुरू हो गया। क्योंकि इस तस्वीर में बाल मुकुंद आचार्य खुद एसएचओ की कुर्सी पर बैठे हैं और एसएचओ साहब दूसरे पुलिस वालों के साथ सामने बैठकर नेताजी का प्रवचन सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य की ये फोटो सामने आई तो कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, अब तक बाल मुकुंद दुकानों पर जाकर गौमांस चेक करते थे, शराब कारोबारियों के लाइसेंस चेक करते थे, अब वो एसएचओ भी बन गए हैं। अगर सरकार ऐसे चलेगी तो जनता का भगवान ही मालिक है। एक विधायक को अपनी गरिमा समझनी चाहिए, और वहां जब दंगा हो गया, दो समुदायों में आमने सामने खड़े हो गए हैं, तो ऐसे में उनका व्यवहार इस तरह का होना चाहिए कि कहीं पे भी लोगों को लगे उनके ऊपर भरोसा है। वो तो खुद ही दंगा भड़काते रहते हैं। इस तरह से विधायक यदि थानों में जाकर इंचार्जों की कुर्सी पर बैठकर, एसपी जहां बैठता हो वहां पर बैठकर यदि मीटिंग लेंगे, तो फिर प्रशासन नाम की कोई चीज बचेगी नहीं राजस्थान में। हवा महल के विधायक हमेशा हवा में रहते हैं, बार बार हवाई हरकतें करते हैं, बेकार के विवाद खड़े करते हैं। एक विधायक को अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, उनके व्यवहार में शालीनता होनी चाहिए, और बाल मुकुंद आचार्य के व्यवहार में ये दोनों ही नहीं है। अच्छी खबर आपको बता दूं, करीब 18 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने के बाद भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने धरती पर वापसी का सफर शुरू कर दिया है। आज शाम को स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और बाकी एस्ट्रोनॉट कल ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के साथ अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेंगे, जिसके बाद धरती की ग्रेविटी से तालमेल बिठाने के लिए उन सबको एक हफ्ते के लिए रिहैब प्रोग्राम के तहत नासा की लैब में रहना होगा। शुभांशु शुक्ला अमेरिकी कंपनी एक्सियोम के चौथे मिशन के मेंबर के तौर पर अंतरिक्ष में गए थे। शुभांशु ने अंतरिक्ष में कई प्रयोग किए, इनमें माइक्रो एल्गो एक्सपेरिमेंट शामिल है, जिसके रिजल्ट भविष्य में बड़े स्पेस मिशन के लिए और खाने के सामान, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का सोर्स बन सकते हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में जो एक्सपेरिमेंट किए वो भारत के गगनयान मिशन में काम आएंगे।